वेलकम टू राइज एंड शाइन कॉमर्स हब। माय नेम इज कुनिका त्यागी और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। उसमें हमने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे हुआ था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, वो डिटेल्ड एनालिसिस हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। Our YouTube channel is Rise and Shine Commerce Hub. Do subscribe that and don't forget to press the bell icon. Instagram ID is Commerce Basta. आप हमें Instagram पे फॉलो कर सकते हैं. Our Telegram channel is Rise and Shine Commerce Hub. सभी लेक्चर्स की PDF आपको इस Telegram चैनल पे मिल जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब अंग्रेज आए उससे पहले इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। देखिए, हम इसमें तीन चीजों का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि कॉलोनियल पीरियड से, यानी कि ब्रिटिश एरा से पहले कैसा था, ब्रिटिश एरा के टाइम पे कैसा था और इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। मैं आपको ये पूरी चीज एक स्टोरी की तरह बताऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है हर एक चीज को ध्यान से। सारी चीजें अपने आप रिटेन हो जाएंगी। मल्टीपल टाइम्स आप इस वीडियो को सुनिएगा, आपको सारी चीजें एक स्टोरी की तरह लग जाएंगी। आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। बहुत इश्यूज होते हैं ना बच्चों को कि इंडियन इकोनॉमी रटनी पड़ती है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, जो हमारी कंट्री थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, राइट। बहुत ही ज्यादा रिच थे हम रिच क्यों थे? क्योंकि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छा था, हमारी जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत अच्छी थी, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। चाहे हम अपनी फार्मिंग सेक्टर में मॉडर्न जितनी भी टेक्निक्स है वो यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आता था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा था हमारा, कॉटन, सिल्क, फिशरीज, हर चीज में हम बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, और सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी कहा जाता था हमें विलेजेस की। जो फार्मर्स थे वो क्रॉप की फार्मिंग करते थे, वीट, राइस, अपने खुद के खाने के लिए भी हमारे पास होता था और बाहर बेचने के लिए भी होता था, सब चीजें होती थी। ठीक है, फंक्शनरीज में कौन आते हैं? ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, वॉशरमैन, शू मेकर। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टेट थी और जो फार्मर्स थे उनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएरीज नहीं थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि फार्मर्स ने कुछ उगाया, उन्होंने फसल उगाई, उन्हें इनकम हुई तो उन्हें पहले किसी और को देना है और वहां से कहीं और जाएगा, जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे हुआ। नहीं, सीधा सिर्फ किंग्स थे और किंग्स को ही उन्हें देना होता था। जो भी वो टैक्सेस पे करते थे डायरेक्टली किंग्स को पे करने होते थे, तो उनके ऊपर वो बर्डन भी कम था। ठीक है, और जो हमारी रूरल इंडिया की लाइफ थी उसे कहा ही ये जाता था कि बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर थी, यानी कि समृद्धि थी और स्टेबिलिटी थी। इवन एक फ्रेंच ट्रैवलर है बर्नियर, तब वो बंगाल आए थे 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है, इंडिया का जो बंगाल प्रोविंस है वो रिचर देन इजिप्ट है, इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर बताया गया था हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूसिंग एम्पली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इतना उगाते थे कि हमारी सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो काफी था, हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी। और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी एबेंडेंस में करते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में करते थे। अब जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो क्या क्या चीजें थी? कॉटन, सिल्क, शुगर, बटर। और अपने लिए जो हम प्रोड्यूस करते थे, वीट, वेजिटेबल, ग्रेन। तो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी। एक्सपोर्ट भी ठीक था, इम्पोर्ट भी ठीक था। अपनी मतलब इम्पोर्ट की हमें जरूरत ही नहीं होती थी, अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए हम खुद ग्रो कर सकते थे। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। अभी तक सारी चीजें ठीक चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने आके क्या करा, हमारे जो इम्पोर्ट्स थे, अगर वो अपने यहाँ लेके जा रहे हैं, हमारी कंट्री से कुछ भी सामान अपने यहाँ लेके जा रहे हैं, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री लेके जाते थे, लेकिन रॉ मटेरियल को, जिससे उनको रॉ मटेरियल जो है वो तो बहुत सस्ता मिले। और जो भी हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे, जिन्हें वो अपनी मार्केट में वहां पे सेल करने के लिए अगर वो जाते थे, तो उनपे वो बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाते थे, जिससे कि कोई भी मतलब ब्रिटेन में उन सामान को ना खरीद पाए, वो खुद ब्रिटेन का सामान खरीदे। क्यों? क्योंकि वो तो पड़ेगा आप सस्ता, इंडिया के सामान पे तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, वो महंगा पड़ेगा तो उसे नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी वजह से, जिससे वो compete कर सके, उन्होंने हमारे सामान को महंगा बना दिया, क्योंकि हमारा सामान सस्ता भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो वो compete नहीं कर पा रहे थे, वो हार जाते। इसलिए उन्होंने क्या करा कि इनके प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगाइए,
अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा दीजिए। और ओवर द टाइम उन्होंने क्या करा था, इंडिया के प्रोडक्ट्स को बैन ही कर दिया था, वो जा ही नहीं सकते थे ब्रिटेन में, ठीक है। अब देखिए, जितने टाइम पे ब्रिटिशर्स रहे थे इंडिया में, फार्मिंग बिल्कुल बेकार हो गई थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स वो जाने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, या जो भी हम कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स उगाते थे, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, उन्होंने क्या करना शुरू करा, उससे कमर्शियल क्रॉप्स पे उन्होंने ट्रांसफर करा दिया। कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जैसे इंडिगो की खेती कराने लगे, ठीक है, और ऐसी चीजों की खेती कराने लगे जिससे खाने का सामान नहीं उगता था, लेकिन उस सामान को वो लेके जाते थे ब्रिटेन में, वहां पे बनाते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और उन्हें वापस लाके यहाँ बेचते थे, ठीक है। हमसे सामान ले गए कम सस्ते दामों पे, वापस लाके यहीं बेच दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट करके, ठीक है। अब क्या होता था, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिस भी पार्ट ऑफ लैंड पे अगर इंडिगो की खेती हो गई है, इंडिगो को ग्रो कर दिया है, इंडिगो यानी नील, उसे ग्रो कर दिया है, वहां पे फिर कोई और सी क्रॉप आप ग्रो ही नहीं कर सकते, वो जमीन बेकार हो जाती थी, ठीक है। और क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स पे शिफ्ट किया तो बहुत ज्यादा भूखमरी होने लगी, लोगों को खाना तक नहीं मिलता था, फार्मर्स को। इवन सर डब्ल्यू हंटर, उन्हीं के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या लिखा था कि 40 मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हैबिचुअली गो थ्रू लाइफ ऑफ इनसफिशिएंट फूड। यानी कि 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इनसफिशिएंट फूड, यानी कि उनको खाना मिलता ही नहीं है, पेट भर खाना ही नहीं मिलता, उस लाइफ से गो थ्रू करते हैं। और सर चार्ल्स इलियट ने क्या कहा था, I do not hesitate to say that half the agricultural population never knows from one year's end to another what it is to have a full meal, which means कि मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो भी यहाँ की इंडिया की हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, यानी कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसकी हाफ पॉपुलेशन को ये भी नहीं पता, पूरे पूरे साल उन्हें ये नहीं पता होता कि पेट भर खाना क्या होता है, क्योंकि उन्हें खाना मिलता ही नहीं था, उतनी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे। क्या होता था कि पहले तो जब वो प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे वीट की या राइस की, उन्हें खाने के लिए मिलता था, अपने लिए भी खाते थे। अब क्या हुआ, वो कमर्शियल क्रॉप्स पे चले गए, लेकिन उन्हें उतनी अर्निंग नहीं होती थी, जो यहाँ सामान मिलता था उन्हें कैश में बहुत कम ही उन्हें पेमेंट होती थी, या जितनी होती थी वो उतनी काफी नहीं थी, उनके ऊपर पहले से इंडेप्टनेस बहुत ज्यादा थी, वो उस पैसे से सरवाइव नहीं कर पाते थे। देखिए, 1760 से 1943 तक बहुत ज्यादा फेमाइन्स हुई थी, यानी कि भूखमरी बहुत ज्यादा थी, लोग भूख से बहुत ज्यादा मरने लगे थे रेगुलर बेसिस पे। और सबसे बड़ी जो फेमाइन थी, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, 1769 से 1770 की, उसमें सबसे ज्यादा लोग मरे थे। अब देखिए, अभी तक हमने देखा था जो बंगाल का प्रोविंस था, उसे जो फ्रेंच के ट्रैवलर आए थे बर्नियर, उन्होंने क्या कहा था कि इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड है, एम्पली प्रोडक्शन है इनके पास अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एक्सपोर्ट भी ये बहुत ज्यादा अबिंडेंस में कर सकते हैं। अब उसी प्रोविंस को जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से बेकार कर चुके थे, इतना बेकार कि वहां पे अब भुखमरी हो गई थी, ठीक है। 85 मिलियन से ज्यादा लोग बार बार जो भुखमरी होती थी, फेमाइन्स होती थी, उन्हीं की वजह से मरते थे, ठीक है। और अगर हम इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखें, तो जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से अब तक कोई ऐसी ह्यूज न्यूज नहीं आती है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ भुखमरी की वजह से मर गए, या कोई पूरी स्टेट है वहां पे खाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पहले हम बहुत रिच थे, अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स आए, सब कुछ स्पॉइल हो गया, फेमाइन्स होने लगी, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से स्पॉइल हो गया। फिर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, सारा वो खराब कर चुके हैं, सब गुड़ गोबर हो गया है। अब क्या आता है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि सब चीजें बेकार कर दी हैं, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कराने लगे थे, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है जिनसे खेती होती थी, जो फूड क्रॉप्स थी, वो ऑलमोस्ट बेकार हो गई थी, भुखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ, बैकवर्ड हो गई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि ना ही तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करी उन्होंने, कुछ नहीं करा, सिर्फ अपना फायदा करा और चले गए। दूसरा क्या हुआ, स्टेगनेंट हो गई, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हुई, जहां थी वहीं के वहीं रुक गए, ठीक है। तो अब ये दोनों टॉपिक्स हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या रीजंस थे बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर के, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि कम ही तो हम प्रोड्यूस कर पाते थे, और जो पीस ऑफ लैंड है उस पे भी प्रोडक्शन कम होती थी, प्रोडक्टिविटी कम होती थी। मान लीजिए कि हम कोई पीस ऑफ लैंड है, उस पर अगर हम 100 एप्पल्स ग्रो कर सकते हैं, तो सिर्फ 50 एप्पल्स ही ग्रो कर पा रहे थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, यानी कि
जो जमीन है वो ऐसा नहीं था कि आपके पास एक ही जगह पे 5 हेक्टेयर जमीन है, नहीं, अलग अलग जगह पे, कहीं पे 0.5 हेक्टेयर हो गई, कहीं पे 1 हेक्टेयर हो गई, कहीं पे और 1 हेक्टेयर हो गई, अलग अलग जगह थी। इससे क्या होता था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस करने में पैसा लग रहा है, वो और ज्यादा लगता था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बारिश पे ही डिपेंडेंट थे हम लोग सिर्फ, कि अगर बारिश हो गई तो बहुत अच्छी फसल चली जाएगी, बारिश नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा, फ्लड्स आ गई तो बेकार हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं था, कैनाल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ डिपेंडेंट थे, अनसर्टेनिटी थी कि हाँ क्रॉप्स बेकार भी हो सकती हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि सिर्फ उतना ही ग्रो करते थे जितने से हम खुद का पेट भर सके, बस अपनी फैमिली का काम चल जाए। ऐसा नहीं करते थे कि ज्यादा ग्रो करें और उसको मार्केट में ले जाके बेचें, कौन सी फूड क्रॉप्स को, जैसे वीट और राइस हुआ, नहीं, सिर्फ उतना सा ही उगाया कि हाँ भाई हमारी फैमिली का पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, काम खत्म। ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो जमींदार थे उनके बीच में और जो जमीन पे खेती करते थे, उन दोनों के बीच में जो गैप था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सेकंड क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। क्या आया था ब्रिटिश राज सिस्टम के अंदर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्या था, जमींदारी सिस्टम, तीन पिरामिड हो गया था, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी फूड क्रॉप्स थी उनसे कैश क्रॉप्स की तरफ जाने लगे, यानी कि वो क्रॉप्स जिनको हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, अब वो जो हुआ था वो फोर्स तरीके से हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगी। बाय द टाइम, कीप वॉचिंग द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon,